वेस्ट को जिस तरह लोग देखते हैं कि नहीं वेस्ट वाले बड़े मगरूर हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है। आपको इनकी वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वॉव! इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी डरते-डरते, जिसके पीछे मैंने भी नीचे कमेंट्स पढ़ने चाहिए कि नीचे कमेंट्स में क्या है। तो क्योंकि एक ब्रिगेड आती है जो आपको आपके ऊपर अटैक करती है और आप घबराते हो इस तरह की बातें करते हुए। अब हमारे इस खित्ते में ऐसे-ऐसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट आएँगे कि आपको नील डिग्रास टायसन को नहीं सुनना पड़ेगा, जो अंग्रेजी में बात करता है। आपको अपनी ज़बान के एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिलेंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और फिर से एक बड़ी अच्छी कॉमेडी नहीं बल्कि एक अच्छी पॉजिटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाँद पर पहुँच गया, जिसमें बहुत सारे इंडियंस इस वक़्त हर तरह के इंडियंस प्राइड फील कर रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपने इंडियन होने पे। और ये वो चंद ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे मेरे जैसा बंदा भी कहता है चलो यार ज़रा मैं आपके नेशनलिज़्म के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि इससे वो पॉजिटिव फीलिंग आती है। आई मीन इसका जो ये इस हफ्ते में जो काम हुआ है, इसके नताइज आपको अगली लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी पे होंगे। जो बच्चे इसको इंस्पायर होके हमें मरीख पे लेके जाएँगे, हमें इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनाएँगे। ये वो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की। अगर पूरी दुनिया की नहीं कहना तो कम से कम इंडिया और इस खित्ते की कितने बच्चे इससे मुतासिर होंगे। पहले हम सिर्फ गवास्कर को देख के सचिन तेंदुलकर पैदा करते थे, लेकिन अब हमारे इस खित्ते में ऐसे-ऐसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट आएँगे कि आपको नील डिग्रास टायसन को नहीं सुनना पड़ेगा, जो अंग्रेजी में बात करता है। आपको अपनी ज़बान के एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारे इंडियंस तो खुश हैं ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे मेरी तरह के प्रोग्रेसिव लिबरल पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। और अगर वो करोड़ों में नहीं है तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि लाखों पाकिस्तानी भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि यार हमें भी ऐसा बनना चाहिए, हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को मदरसों से निकाल के साइंस पढ़ानी चाहिए। यूनिवर्सिटियों में उनको एस्ट्रोफिजिक्स की उनको और इंजीनियरिंग की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की उनको डिग्रियां देनी चाहिए ताकि तरक्की हो। इसी एनीवे तो इसी हवाले से एक वीडियो मैं लाया हूँ, मेरी नजर से गुजरी नील डिग्रास टायसन से एक इंडियन चैनल पे उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हमारे मुल्क में एक चूरन बड़े अरसे से बेचा चला जा रहा है और अभी वो लाल टोपी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो अपनी जली कटी सड़ी हुई हसद वाली बातें कर रहा है। अभी मुझे तो यकीन नहीं है, मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चांद पे गया। ऐसे जो खोते हैं लाल टोपी वाले बांदर जिन्होंने इस मुल्क को दीमक की तरह ये लोग खा रहे हैं जहनी तौर पे, तो उस तरह के लोगों के मुंह के ऊपर ये तमाचा है, सन्नाटेदार तमाचा कि पूरी दुनिया इस वक्त CNN पे भी इसकी कवरेज हुई है, हर जगह पूरी दुनिया पे इसकी कवरेज हुई है। उस हवाले से नील डिग्रास टायसन को बुलाया गया, तो चले वो वीडियो देखते हैं कि उनसे क्या सवालात पूछे जा रहे हैं। After the Apollo missions, people stopped going to the moon or looking at the moon very closely. Now, are we picking up some real estate there? Yeah, I don't know. I just, if we're candid about my own American history, we didn't go to the moon because we're explorers and it's in our DNA. We went to the moon because we were scared of the Soviet Union. And if they got to the moon first, they would have the high ground. What does that mean? Does that influence our safety, our democracy? So there was a lot of geopolitics going on at the time. And then when we learned they were not going to the moon, we ended the Apollo program. Okay? It's not that we lost our drive, it's that we lost the geopolitical force that was sending us there in the first place. Right now, all of these missions are peaceful. So that's a good thing. And so a colony on the moon, I don't foresee people living there permanently, but you can have visiting scientists come and spend time, maybe set up telescopes across where the dark area is. I can imagine all kinds of science that would unfold there. And would there So be yeah, I some look forward to aliens there? what comes. तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि एक आइडिया पेश किया जाता है एटलीस्ट वेस्टर्न स्पेस प्रोग्राम में कि मून को लूनर बेस के तौर पे यूज किया जाए और यहाँ से जो डीप स्पेस के जो मिशंस हैं उनको डाला जाए। तो नील डिग्रास टायसन कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट होगी, लेकिन जो डेटा आएगा, जो साइंस का डेटा आएगा, वो पूरी दुनिया के साथ शेयर होगा और उसमें पूरी दुनिया आगे जाएगी। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक पॉजिटिव स्पेस रेस है। इस वक्त चाइना भी शामिल है, जापान भी शामिल है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है और ऑब्वियसली नासा भी है। तो इस एलीट क्लब के अंदर इंडिया ने कहा है कि भाई हम भी हैं, हम भी कोई चुंगे मुंगे के नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकुलर डेमोक्रेसी है, मल्टीकल्चरल है और इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ हम भी जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो नील डिग्रास टायसन बता रहे हैं। Say again? Because that's what folklore is all about. On the Oh, dark side moon of the aliens. Did you say aliens on the moon? moon. Yeah, dark side of the moon. That could be fun to find aliens. That would be a new form of life. So we bring biologists with us. All right, that would be discovery. I love it. I want to meet the aliens. Bring them on. Mr.
ये थोड़ा सा जोक था ऑब्वियसली। नविका ने भी जोक ही मारा कि क्या उधर डार्क साइड पे क्या एलियंस होंगे। डार्क साइड के बारे में मिस्ट्री ये होती है कि जैसा कि आपको पता है कि अब तो आई एम प्रीटी श्योर कि सारे इंडियंस को पता होगा बिकॉज दे गॉट इनटू दिस। चांद की सिर्फ एक ही साइड हमें फेस करती है क्योंकि वो टाइडली लॉक्ड है। जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन होती है तो उसी के साथ साथ चांद का मदार भी उसके साथ साथ रहता है, तो उसका मुंह चांद का हमेशा हमारी तरफ होता है और दूसरा मुंह कभी हमें नजर नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने डार्क साइड को यानी चांद की दूसरी तरफ को अपनी आंख से देखा हुआ। और जितनी मैपिंग की गई है चांद की आंख से जो देख के जो नक्शे बनाए जाते हैं वो हमने सारे एक साइड के किए हैं। ऑब्वियसली बाद में सैटेलाइट के बाद उसकी उन्होंने पूरी मैपिंग कर ली हुई है चांद की, बट सारी यानी सारे जो क्रेटर्स जो हमें नजर आते हैं वो एक साइड के नजर आते। तो एक फोकलोर है कि शायद डार्क साइड मिस्टीरियस है ना, डार्क साइड ऑफ द मून। वो डार्क लिटरली डार्क नहीं है, उधर रोशनी पड़ती है, वो डार्क हमारे लिए क्योंकि हमारी नजर उधर नहीं जाती। तो इसलिए शायद उधर कोई एलियंस तो नहीं है। वो एक ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी भी थी डार्क साइड ऑफ द मून, वहां पे उन्होंने अपनी एक पूरी बनाई हुई थी जमीन के ऊपर हमला करने के लिए। दैट वाज द जोक। Mr. Tyson, on a serious note, how does this really change India's position on the high table in the world? You know, many people even today think India is a poor country. It's a land of elephants and snake charmers all over. That's sometimes you know, the imagery that India does draw. Today, with the Chandrayaan-3 landing on the dark side of the moon, and the fact that India's Chandrayaan is successful, where Russia's moon mission hasn't been. Does that really change the perception of India in the world today? ये वो बात है जो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। ये दुनिया इतनी मल्टीकल्चरल बन चुकी हुई है कि कोई अगर आप किसी को कहें मैं इंडियन हूँ तो कोई ऐसे आपकी तरफ हकारत से नहीं देखेगा। इवन इफ यू से कि आप पाकिस्तानी हैं तब भी कोई हकारत से नहीं देखेगा। दुनिया क्या देखती है? दुनिया ऑप्टिक्स पे फोकस करती है और ऑप्टिक्स यही है कि इंडियन जो डायस्पोरा है वो चाहे यूके में हो, यूरोप में हो और अमेरिका में हो, अमेरिका में जो झंडे गाड़े हैं इंडियंस ने वो सारी दुनिया को नजर आते हैं। तो वो उनके जहन में ये नहीं होता कि अगर सुंदर पिचाई अगर गूगल के सीईओ हैं तो वो ये कहेंगे ओ यार ये तो ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पे स्कूलों में टेबल्स भी नहीं है, कुर्सियां भी नहीं है। सो ऐसा नहीं होता। तो ये एक अंदर की आई थिंक दिस इज ए सेंस ऑफ कि हमें गोरों ने गुलाम बनाए रखा 100 साल से ज्यादा तक। इस वजह से ये हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा रहा है कि यार शायद वो हमें कमतर समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया बिल्कुल बदल गई है। इवन कि जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में, शुरू में ऑब्वियसली मेरा एक्सेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो उस जमाने में भी दुनिया इतनी 20 साल पहले डिफरेंट थी कि आपसे पूछते होते थे वेयर आर यू फ्रॉम। लेकिन अब चूंकि ये वोकिज्म की वजह से, मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से और बहुत सारे लोग अब तो यहीं पे बच्चे पैदा होते हैं, यानी जरूरी नहीं कि आपकी शक्ल अंग्रेजों जैसी ही हो। कोई आपसे ये सवाल भी नहीं पूछता। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफा मुझसे कभी किसी ने पूछा हो कि वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये एटीट्यूड्स दुनिया में बदले हुए हैं, इसीलिए हमारे कंट्रीज जो है थोड़े आइसोलेटेड हैं, जो स्पेशली जो अंदर रहते हैं। और अगर कोई जो एलीट के लोग बाहर जाते भी हैं सैर सपाटा करने के लिए तो वो जाते हैं 1-2 हफ्ते के लिए। सो दे कांट अंडरस्टैंड द वेस्टर्न साइड। तो यही मैं बात हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ अपने लोगों को कि ऐसा नहीं है जिस तरह वेस्ट को जिस तरह लोग देखते हैं कि नहीं वेस्ट वाले बड़े मगरूर हैं, अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है। आपको इनकी वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं है बिकॉज वो देखते हैं, उन्हें नजर आता है कि उनका जो बॉस है वो इंडियन है। अमेरिका में जो सबसे हाई पेइंग, अगर हम एथनिसिटी से देखते हैं कि कौन सी एथनिसिटी सबसे ज्यादा फैमिली इनकम है उसकी, वो गोरों से भी ऊपर अमेरिका की। और यही काम इंग्लैंड में भी, हालांकि कम है, 1% है सिर्फ इंडियंस यूके की पॉपुलेशन में, लेकिन जो उनकी टॉप अर्निंग बाय एथनिसिटी है वो इंडियंस है। और अनफॉर्चुनेटली वही लोग, उसी तरह के लोग, मेरे मुल्क के लोग सबसे बॉटम पे। अमेरिका में बॉटम पे नहीं, आई थिंक अमेरिका में शायद चौथे नंबर पे हैं, लेकिन इंग्लैंड में बॉटम पे हैं। तो ऐसा नहीं देखते कि वो इंडियन हो, तुम स्नेक चार्मर हो और गाय गोबर वगैरह। वो आई नो कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो बनाया था, बट आम लेवल पे दुनिया ऐसे नहीं चलती। So the elephants and snake charmers, that's interesting. That's an aspect of what we learn about India, of course. But in modern times, there's the subset of the Indian population who have risen in the scientific and technological world that have borne their brilliance in the rest of what's going on in the world. There's no shortage of Indians in the United States who are leaders in our tech world. So I think in recent decades, no, Americans were not thinking of India as a place of snake charmers. No. Maybe 50 years ago, not today. All right. Some of our highest tech people have Indian roots. They may be American citizens, but they came from India. Okay. And they're latter day American citizens. So we know the potential of the Indian population here in the United States. That's my first point. Second is about the poverty. Yes, surely you have people there saying, why are we spending money up in space
when we have such abject poverty. ये वो इशू है जो बहुत सारे पाकिस्तानी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं इंडिया में बड़ी गुर्बत है, और आई हैव सीन सम गोरों में भी ये बात की गई है, इंग्लैंड के कुछ चैनल्स के ऊपर भी ये बात की गई है। तो ये वाली जो बातें हैं ये हर जगह पे होती रही हैं हमेशा से, और इसके ऊपर पहले भी मैं भी कह चुका हूँ कि गुर्बत हमेशा से होती है हर मुल्क में, हर वक्त हर चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। वो ऐसा नहीं होता 75 मिलियन डॉलर इसके ऊपर लगे तो 75 मिलियन डॉलर निकाल के यहाँ पे हम एक गरीब बस्ती के ऊपर लगा दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट नेवर वर्क्स दैट वे। तो इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकुलर डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है। वेस्ट इसके साथ एसोसिएट कर सकता है उस तरह जैसे चाइना या रशिया के साथ कभी भी वेस्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए इंडिया की प्रेजेंस, इंडिया डज हैव अ पोटेंशियल टू बी द लीडर। जिस तरह अभी अमेरिका को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहा जाता है ना, उसी तरह इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। और ये बात ज्यादा दूर की नहीं है। आई एम फोकसिंग ऑन लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, क्योंकि फ्री वर्ल्ड से इससे मुराद ये डेमोक्रेसी। बाकी यूरोप के जो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, वो छोटे हैं एज अपोज टू चाइना या एज अपोज टू अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से। सिर्फ एक इनमें एक ऐसी फ्री वर्ल्ड का कंट्री है, वो है इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया चूंकि गरीब मुल्क था और उसका ऑब्वियसली सिर्फ 75 साल हुए आजाद हुए हुए, तो अब वो आगे जा रहे हैं। तो जब इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी होगी तो तब आप देखिएगा कि अभी अमेरिका लीड करता है फ्री वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, यूएनओ में रूल करता है। दुनिया की मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसीज हैं। तब आप देखेंगे, तब लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड इंडिया को समझा जाएगा। और ये चीज तभी आती है जब आपके पास पैसा होता है। पैसे की दौड़ है, ये मिलिट्री माइट की भी नहीं है। बराक ओबामा ने कहा था कि हमारी जो ताकत है वो हमारी बाजुएं, मिलिट्री पावर नहीं है, वो हमारी वैल्यूज हैं। एंड अगेन चाइना कभी भी कहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी बाय 2050, यानी अमेरिका से भी उसकी काफी ज्यादा हो चुकी होगी। अभी भी सम पीपल से कि अमेरिका से बढ़ गई है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है अभी। तो ये काम बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन सिर्फ इंडिया है जो फ्री वर्ल्ड में आगे जाएगा। और तब तक लेट्स जस्ट से 2050 तक 100 साल हो चुके होंगे, तब तक इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो और स्ट्रेंथन हो चुकी होंगी। सुनिए ये क्या कहते हैं। Here on Earth. That's a legitimate question to ask. But allow me to say that India had poverty before anyone spent a dime on space. Okay, so you can't look at space and say that's why you have poverty, or you shouldn't have poverty because you have space. Those are false equivalency. What I can tell you is, if there's any hope of raising a nation out of poverty, it's investments in science and technology. Absolutely. Every place in the world where that has happened, the economy of that nation has risen, and the base level of who you call poor has risen. So India has a long way to go in that department. Yes, but I know of no greater force than ambitions in space that can operate on the economy of a nation, because tomorrow's economies will pivot on innovations in science and technology today. Absolutely. नॉट जस्ट टुमारो। ये भी एक और वीडियो में भी मैं बात कर रहा था शायद जाहिद अहमद वाली, कि ये बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि जो भी आपकी इकोनॉमी होती है, अगर हम उसको पीस ऑफ एक पाए समझें, जो सर्विसेज सेक्टर होता है वो उस पीस ऑफ पाए को के लिए लड़ रहा होता है, और वो पीस ऑफ पाए जो है वो छोटा होता जाता है। बट पाए के साइज को बढ़ाने के लिए आपको इनोवेशन चाहिए होती है। स्टीम इंजन के साथ एकदम से इंडस्ट्रियल एज आई, जिसकी वजह से पीस ऑफ पाए बढ़ गया। ठीक है, वो कॉलोनियलिज्म भी आ गई फिर अमेरिका में, और फिर ये इंटरनेट का बूम आया, एकदम से आपका बढ़ गया, साइज ऑफ द पाए बढ़ गया। तो उसी तरह स्पेस की पूरी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो अगले 50 सालों में इतनी बड़ी हो जाएगी, और जो मुल्क रह जाएंगे पीछे वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए स्पेस रेस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल कि आपने अपना पीस ऑफ पाई कैसे बढ़ाना। कभी भी आप टमाटर, गाजर, मूलियां बेच के, जो 10,000 साल पहले फार्मिंग इन्वेंट हुई थी, उसकी बेस पे आप मॉडर्न इकोनॉमी नहीं चला सकते। आपने अगर आगे जाना है तो आपने मॉडर्न डिस्कवरीज कर, ज्यादा डिस्कवरीज स्पेस में है, स्पेस माइनिंग होनी है, स्पेस कॉलोनाइजेशन होनी है, पूरे रिसोर्सेज, प्लैनेट्स होंगे जहां से आप उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने लोग स्पेस रेस को कहते हो जी फजूल खर्ची है वगैरह वगैरह, दोज पीपल आर एब्सोल्यूट इडियट्स, एब्सोल्यूट इडियट्स। उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया ने कहां पे जाना है, और अगर ये बांदर किला खेल के मर खप जाएंगे। मुझे बात याद आ रही है, लॉर्ड कैल्विन ने कहा था 1901 या 2 में, जो भी चीज डिस्कवर होनी थी वो डिस्कवर हो चुकी हुई है। ये लॉर्ड कैल्विन वही है जिसके नाम पे ये टेम्परेचर की स्केल है, और उसके मेरे साल या 2 साल बाद आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर हो गई थी। तो डिस्कवरी सिर्फ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलेगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरी कायनात पड़ी हुई है डिस्कवरी के लिए। सो ये हमारे जो फजूल किस्म के लोग अपने दिल को दिलासा देने के लिए, ओ जी इंडिया में टॉयलेट नहीं है, गुर्बत बढ़ी है, दोज पीपल आर एब्सोल्यूट इडियट्स। और ये फिर मेरी आवाम को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। बट इसकी उम्मीद यही है कि पीपल विल बी गेटिंग इंस्पायर्ड रिगार्डलेस। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में भी जो लोग समझते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो भी उठेंगे उसके साथ। Absolutely. And just before I let you go, in the last 1 decade, do you think India has grown in stature
on the global fora? I think, well, yeah, I mean, I don't know what you think in your borders, but India has always been a very important country in this world. The largest democracy, now the largest country in the world, passing China in population by the latest numbers that I've seen, and how deep and strong the culture is. But anyone who visits India is completely consumed by everything Indian there that was Like Sam Harris. retained long after the period of colonization from England, right? And India, we finally saw India in the Olympics. Okay, that was a shot putter. Welcome to the Olympics now. So there's a lot of upside. Dare I repeat this earlier comment? यहाँ पे ओलंपिक्स इनकी बात ये है कि स्पेस रेस की ओलंपिक्स में आ गए हैं इंडिया फाइनली हमने देख लिया बिकॉज दैट्स द राइटफुल प्लेस दैट इंडिया डिजर्व बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और एक राइजिंग सुपर पावर के तौर पे सो अगेन नील डिग्रास टाइसन को वो समझ नहीं आ रही है बात जो उन्होंने भी महिला ने जो पूछा इन जर्नलिस्ट ने जो पूछा कि इंडिया क्या आ गया बिकॉज यू वांट वैलिडेशन अगेन दुनिया ऐसे नहीं देखती वो नहीं देखते इस तरह के ये तुम कम हो स्नेक चार्मर्स हो गोबर हो ये हो नो दे डोंट सी इट लाइक दैट जो भी लोग कलेक्टिवली देखते राइट विंग के जो लोग होते हैं ना फार राइट के चाहे वो अंग्रेजों में हो या हमारे मुल्कों में हो वो देखते हैं लोगों को कलेक्टिवली एक वन एंटिटी एक जैसे एक होमोजेनस मोनोलिथ के तौर पे उसको देखते हैं जहां के भी इनलाइटेंड लोग प्रोग्रेसिव लोग लेफ्ट के लोग लिबरल लोग जो होते हैं वो लोगों को इंडिविजुअल्स के तौर पे देखते हैं और इंडिया ने इतने ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स दिए हैं दुनिया को कि उनको नजर आता तो इस तरह कोई नहीं देखता हाँ एक स्पेस एक अगेन दिस इज अ नेशनल यही वो नेशनलिज्म का आपका एंगल है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ कि आप लोग समझते हैं कि नेशनलिज्म कि हमें एक ही नजर से देखा जाए ऐसा नहीं देखा जाएगा हाँ एक प्राइड होना चाहिए कि हाँ इंडिया एक सक्सेसफुल कंट्री है यहाँ से डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट निकलते हैं बड़े बड़े मुसन्निफ बॉलीवुड आर्टिस्ट निकलते हैं दैट्स इट लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई फजूल किस्म का कोई चावल किस्म का कोई इंडियन होगा जो यानी बड़ा बैकवर्ड किस्म का होगा या बड़ा डॉगमेटिक या रेडिकल किस्म का होगा तो लोग उसको कहेंगे नहीं नहीं अच्छा सुंदर पिचाई भी इंडिया से है तो दैट्स व्हाई आई विल रिस्पेक्ट यू नो रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न्ड ऑन एन इंडिविजुअल स्केल रिस्पेक्ट ऑलवेज हैज टू बी अर्न्ड ऑन अ कंट्रीज के स्केल पे अगर आपने देखना कि क्या इंडिया इज इंडिया अ गरीब कंट्री इज इंडिया अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव कंट्री और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री यस ये अब देखा जा रहा है और ये उसकी इंडिया की हमेशा से राइटफुल प्लेस थी बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इसी वजह से इंडिया की इज्जत हो रही है जो मैंने पहले भी बात की जो आपके राइट विंग के भी जो लोग हैं जो मेरे पीछे हमेशा पड़ जाते होते हैं अगर मैं कोई भी बात करता हूँ जो जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं कि इंडिया की इज्जत ये इसने नील डिग्रास टाइसन ने भी बताया डेमोक्रेसी है वर्ल्ड लार्जेस्ट चाइना को वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल सकती वो अथॉरिटेरियन कंट्री है और जैसे मैंने फ्री वर्ल्ड की बात की इंडिया विल बी द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड लेकिन अगर इंडिया में इस तरह की अगर आपने रिलीजियस नटबैगरी डालनी है जो कुछ लोग डालने की कोशिश करते हैं वहां पे सैफरॉन का झंडा बताएं इसने नील डिग्रास टाइसन ने कहां सैफरॉन का जिक्र किया कहीं पे हिंदुइज्म हैज ही ब्रॉट इट अप नो अगेन प्राइवेट मैटर है आप अपने अपने कल्चर से प्यार करते हैं अपने हिंदुइज्म से प्यार करते हैं अगेन देयर इज नो क्रिश्चियन साइंस देयर इज नो वेस्टर्न साइंस देयर इज नो चाइनीज और इंडियन देयर इज वन साइंस दैट इज यूनिवर्सल साइंस That the sky is not the limit for India. And it depends on how you need wise governance. And I cannot overemphasize that you want all citizens to participate in this. Because if the United States were today the way it was in the 1960s, you would not be interviewing a black person about your space program. Because I had opportunities that arose over those decades that previously I was shut off from because of laws and legislation and attitudes. So it's important that everybody participates. वाओ इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी डरते डरते जिसके पीछे मैंने भी नीचे कमेंट्स पढ़ने चाहिए कि नीचे कमेंट्स में क्या है तो उन्होंने बड़ी जरूरी बात की जो मैंने आपके साथ पहले भी की थी जिसके वो इतने व्यूज नहीं आए और उसके नीचे भी लोग बुरा भला बोल रहे थे ये आपको थोड़ी ना अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करनी पड़ेगी एवरीवन हर इंडियन को आपने इंस्पायर करना है आपने एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इंस्पायर नहीं करना ये एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इसके ऊपर प्राइड नहीं फील करेगी या इसका जो फ्रूट है वो एक ही को नहीं मिलना चाहिए सबको मिलेगा एंड और उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात अपोलो 11 ये 69 60s की बात है जब मार्टिन लूथर किंग की असैसिनेशन हो चुकी हुई थी सिविल राइट्स की बात हो रही थी सारे इंसान बराबर है गोरे काले सब बराबर हैं अभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ था आइडियाज डिस्कस हो रहे थे उसकी वजह से मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी कि नील डिग्रास टाइसन ने बताया अपनी बुक में लिखा है कहीं पे बोला उन्होंने कि कार्ल सेगन को देख के वो बड़ा इंस्पायर होते थे कार्ल सेगन उनका मेंटोर था उसी तरह चाहे किसी का नाम अब्दुल हो चाहे किसी का नाम
कुछ भी हो, चाहे उसका नाम विक्रम हो, जो मर्जी हो, दे ऑल नीड टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। उन सारों ने आपको आगे लेके जाना है। जितनी सोसाइटी में टॉलरेंस होती है, एम्ब्रेस करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, उतना फायदा होता है। अगर सिविल राइट्स मूवमेंट ना होती तो नील डिग्रास टाइसन ने कोई गोरा बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता, बराक ओबामा काला होके अमेरिका का प्रेसिडेंट ना होता, कोई गोरा प्रेसिडेंट। तो उसी तरह सिर्फ चांद पे जाना नहीं, हर चीज में इंडिया को आगे जाना, हर चीज में सबको साथ लेके जाना। ये है वो क्वालिटीज, ये है वो वैल्यूज जिसकी वजह से लोग इंडिया को पसंद करते हैं या करेंगे और मजीद करेंगे। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड आप तभी बनेंगे अगर इस तरह की खबरें आती जाएंगी कि किसी मुसलमान बच्चे को हिंदू चपेड़े मार रहे हैं, उसकी टीचर ने उसको कहा है, या किसी का गांव रक्षक के नाम पे खून हो गया, या कोई मंदिर, इस तरह की चीजें होंगी। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर बात करते हुए इंडिया में डरते हैं, क्योंकि एक ब्रिगेड आती है जो आपके ऊपर अटैक करती है और आप घबराते हैं इस तरह की बातें करते हुए। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी मल्टीकल्चरलिज्म है। 100 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। ये है इंडिया की स्ट्रेंथ और इसको एम्ब्रेस करना होगा, इसको डिवाइड नहीं करना होगा। तो आई होप कि मेरी बातें आपको ज्यादा बुरी एंड में ना लगी हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतने अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।